नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राधिका स्टडी स्पेस में, जहां हम आपको रोजाना मिलते हैं ज्ञान की दुनिया से जुड़े महत्वपूर्ण और रोचक वीडियो के साथ। यहां आप पाएंगे हर दिन ताजा और अप टू डेट करंट अफेयर्स जो आपको तैयार करेंगे किसी भी परीक्षा के लिए। हमारे जीके क्विज और जीके फॉर किड्स से आप न सिर्फ अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं, बल्कि बच्चों के लिए भी एक मजेदार तरीका अपनाकर सीख सकते हैं। यहाँ पर यूपीएससी और एसएससी की तैयारी से संबंधित वीडियो मिलते रहेंगे, जिससे आप पाएंगे तैयारी में आत्मविश्वास और सफलता का मार्ग। और अगर आप जियोग्राफी और जियोपॉलिटिक्स में रुचि रखते हैं, तो हमारी रिसर्च बेस्ड वीडियो आपके लिए है। तो जुड़े रहिए राधिका स्टडी स्पेस के साथ और अपने ज्ञान की यात्रा को और भी रोचक बनाइए। खुश रहिए, सीखते रहिए। सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि आप कोई भी अपडेट मिस न करें। तो चलिए सेशन शुरू करते हैं। राधिका स्टडी स्पेस, आपकी शिक्षा हमारा मिशन। सवाल है, किसी अर्थव्यवस्था में कुल प्रजनन दर को निम्नलिखित में से किस प्रकार परिभाषित किया जाता है? ऑप्शन है ए, प्रति वर्ष जनसंख्या में 1000 लोगों पर जन्मे बच्चों की संख्या। बी, एक युगल के जीवन काल में एक निश्चित जनसंख्या में जन्मे बच्चों की संख्या। सी, जन्म दर में मृत्यु दर को घटाकर। डी, औसतन एक महिला अपने संतान उत्पादन की उम्र के अंत तक कितने जीवित जन्म देती है? आंसर है डी, औसतन एक महिला अपने संतान उत्पादन की उम्र के अंत तक कितने जीवित जन्म देती है। कुल प्रजनन दर TFR यह एक सांख्यिकीय माप है जो यह दर्शाती है कि एक महिला अपने जीवन काल में विशेष रूप से 15 से 49 वर्ष की आयु के बीच औसतन कितने जीवित जन्मों की संभावना रखती है। यह आंकड़ा यह अनुमान लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है कि एक पीढ़ी में प्रत्येक महिला द्वारा पैदा किए गए बच्चों की औसत संख्या कितनी होगी यदि मौजूदा जन्म दर समान बनी रहे। साधारण शब्दों में TFR यह बताता है कि एक महिला की प्रजनन क्षमता कितनी है और यह जनसंख्या वृद्धि और सामाजिक योजनाओं के लिए महत्वपूर्ण है। सवाल है, भारत में निम्नलिखित में से कौन कौन कॉरपोरेट बॉन्ड और सरकारी प्रतिभूतियों का व्यापार कर सकता है? 1. बीमा कंपनियां। 2. पेंशन फंड। 3. खुदरा निवेशक। सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके करें। ए, केवल 1 और 2। बी, केवल 2 और 3। सी, केवल 1 और 3। डी, 1, 2 और 3। आंसर है डी, 1, 2 और 3। भारत में बीमा कंपनियां और पेंशन फंड्स सीधे कॉरपोरेट बॉन्ड्स और सरकारी प्रतिभूतियों में व्यापार कर सकते हैं। खुदरा निवेशक सरकारी प्रतिभूतियों में व्यापार कर सकते हैं, लेकिन कॉरपोरेट बॉन्ड्स में सीधा व्यापार अधिक प्रतिबंधित होता है और आमतौर पर म्यूचुअल फंड्स या अन्य मध्यस्थों के माध्यम से किया जाता है। सवाल है, नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें। 1. भारत में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां भारतीय रिजर्व बैंक की तरलता समायोजन सुविधा लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी विंडो का उपयोग कर सकती हैं। 2. भारत में विदेशी संस्थागत निवेशक सरकारी प्रतिभूतियां गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रख सकते हैं। 3. भारत में स्टॉक एक्सचेंज ऋणों के लिए अलग व्यापार प्लेटफॉर्म प्रदान कर सकते हैं। उपरोक्त में से कौन कौन से कथन सही हैं? ए, केवल 1 और 2। बी, केवल 3। सी, 1, 2 और 3। डी, केवल 2 और 3। सामान्यतः भारत में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों NBFCs को भारतीय रिजर्व बैंक RBI की लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी LAF विंडो का उपयोग करने की अनुमति नहीं होती है। इसका कारण यह है कि NBFC सीधे LAF विंडो से उधार नहीं ले सकती और इनके पास पर्याप्त मात्रा में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी नहीं होती जिन्हें वे कोलैटरल के रूप में पेश कर सकें। आपको पता है कि लोन लेने के लिए कुछ न कुछ गिरवी रखना पड़ता है, तो इनके पास लोन के बदले में कोलैटरल के नाम पर कुछ भी नहीं होता जिसे RBI को दिया जा सके। हालांकि RBI NBFCs की लिक्विडिटी की स्थिति की निगरानी करता है। उदाहरण के लिए लिक्विडिटी का हिंदी में मतलब होता है तरलता।
वित्तीय संदर्भ में लिक्विडिटी का मतलब है किसी संपत्ति या संसाधन की आसानी से नकद या समान रूप में परिवर्तित होने की क्षमता। हाई लिक्विडिटी वाली संपत्तियां जैसे कि नकद और बैंकों में जमा पैसे तुरंत उपयोग की जा सकती हैं, जबकि लो लिक्विडिटी वाली संपत्तियां जैसे कि अचल संपत्तियां या दीर्घकालिक निवेश जल्दी से नकद में नहीं बदली जा सकती। आरबीआई की वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट FSR के अनुसार मजबूत बुनियादी ढांचे वाली NBFCs अपनी लिक्विडिटी को प्रबंधित कर सकती हैं, जबकि जिनकी संपत्ति देयता प्रबंधन या एसेट क्वालिटी संबंधी समस्याएं होती हैं, उनकी उच्च ब्याज लागत होने से उन्हें उच्च उधारी लागत का सामना करना पड़ सकता है। सवाल है, निम्नलिखित बयानों पर विचार करें। स्टेटमेंट 1, विशाल तारे बौना तारों की तुलना में बहुत लंबे समय तक जीवित रहते हैं। स्टेटमेंट 2, बौना तारों की तुलना में विशाल तारों में परमाणु प्रतिक्रियाओं की दर अधिक होती है। उपरोक्त बयानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ए, दोनों स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 सही है और स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट 1 की व्याख्या करता है। बी, दोनों स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 सही है, लेकिन स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट 1 की व्याख्या नहीं करता है। सी, स्टेटमेंट 1 सही है, लेकिन स्टेटमेंट 2 गलत है। डी, स्टेटमेंट 1 गलत है, लेकिन स्टेटमेंट 2 सही है। आंसर है डी, स्टेटमेंट 1 गलत है, लेकिन स्टेटमेंट 2 सही है। ए, विशाल तारे बौना तारों की तुलना में बहुत अधिक समय तक जीवित रहते हैं। यह बयान गलत है। विशाल तारे जैसे कि रेड जायंट ड्वार्फ स्टार्स की तुलना में अपेक्षाकृत कम समय तक जीवित रहते हैं। उदाहरण के लिए, एक रेड जायंट मिलियन वर्षों तक जीवित रह सकता है, जबकि एक मुख्य अनुक्रम तारा ड्वार्फ स्टार जैसे कि हमारा सूर्य अरबों वर्षों तक जीवित रह सकता है। दो ड्वार्फ स्टार्स की तुलना में जायंट स्टार में परमाणु प्रतिक्रियाओं की दर अधिक होती है। यह बयान सही है। जायंट स्टार की चमक और आकार ड्वार्फ स्टार्स की तुलना में अधिक होता है, जिसका मतलब है कि इनमें परमाणु प्रतिक्रियाओं की दर भी अधिक होती है। ये तारे अपनी परमाणु ईंधन को ड्वार्फ स्टार की तुलना में बहुत तेजी से जलाते हैं। इस विश्लेषण के आधार पर स्टेटमेंट 1 गलत है, स्टेटमेंट 2 सही है और स्टेटमेंट 1 की व्याख्या नहीं करता है। इसलिए सही विकल्प है डी, स्टेटमेंट 1 गलत है, लेकिन स्टेटमेंट 2 सही है।